और आज के लेक्चर के जो हमारे कंटेंट्स हैं, हम पावर डिसिपेशन पढ़ेंगे, थ्रू रेजिस्टर्स पढ़ेंगे, किरचॉफ रूल्स पढ़ेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ेंगे और कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन फ्रॉम द टॉपिक पावर डिसिपेशन थ्रू रजिस्टर। देखिए, एक लम्हे के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो करंट फ्लो कर रहा है वो ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस है, यानी कि कन्वेंशनल करंट है। तो यहाँ पर अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक ले जाने के लिए बैटरी को वर्क करना पड़ेगा, और वही वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो है आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। सो यहाँ से बैटरी ने जो वर्क किया वो ये हुआ, और यही वर्क जब चार्ज इधर जाएगा तो इसमें एनर्जी की सूरत में स्टोर हो जाएगा, और वो एनर्जी चार्ज जब वो यहाँ से हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आएगा तो वही एनर्जी जो उसने गेन की थी वो यहाँ डिसिपेट कर देगा। अगर आप दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर दें तो दिस बिकम्स पावर वर्क डन पर यूनिट टाइम, और ये क्या है, ये करंट है। सो पावर इज इक्वल टू IV। ये पावर कौन सी है? ये पावर वो है जो बैटरी ने डिलीवर की है, और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो एनर्जी यहाँ से चार्ज ने गेन की वो यहीं डिसिपेट करेगा। सो जो पावर यहाँ से गेन की वो यहाँ डिसिपेट करेगा। तो यही पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी है और यही पावर डिसिपेटेड थ्रू द रजिस्टर है। अब ये पावर का एक जनरल फॉर्मूला है। वैसे आप जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ P इज इक्वल टू IR होता है। सो I अगर आप V की जगह पर ये IR पुट कर दें तो P किसके बराबर आ जाएगा जी? I स्क्वायर R के बराबर आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप इसी फॉर्मूले में P इज इक्वल टू IV में फ्रॉम V इज इक्वल टू IR I इज इक्वल टू V और R पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा V ओवर R इंटू V। सो P इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R आ जाएगा। सो इस तरह हमारे पास पावर डिसिपेशन के वैसे तो बहुत सारे फार्मूलाज हैं, लेकिन इस केस में हमारे पास हम इनको इस 3 तरीकों से लिख सकते हैं। सो ये एक जनरल फार्मूला है, मतलब कि अगर आपको करंट और पोटेंशियल डिफरेंस दिए गए हो सर्किट में तो आप ये फार्मूला लगाकर जो है वो पावर निकाल सकते हैं। ये फार्मूला आप तब लगाएंगे जब आपके पास सारे के सारे जो रेजिस्टर्स हैं वो सीरीज में अटैच होंगे। अगर सीरीज में लगे हुए हैं तो सीरीज में आपको पता है कि करंट सेम होता है, और फिर यहाँ से इफ़ द करंट इज सेम, फिर यहाँ से अगर ये कांस्टेंट है तो आप देख सकते हैं पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। सो P2 ओवर P1 इज इक्वल टू R2 ओवर R1। तो सीरीज में फिर जो रजिस्टर ज़्यादा होगा उसी की अक्रॉस पावर डिसिपेशन भी ज़्यादा होगी। यानी कि अगर आपसे कहा जाता है कि 2 रजिस्टर लगे हुए हैं जिनका रेशो 1:2 है सीरीज में, तो उनकी पावर डिसिपेशन का रेशो क्या होगा? तो फिर वो भी 1:2 ही होगा, राइट। सो मतलब इस केस में 1:2 था, फिर वो 2:1 हो जाएगा और ये भी 2:1 हो जाएगा। अच्छा, अगर ये वाला फार्मूला देखें तो ये वाला फार्मूला लगाते हैं हम पैरेलल में, और ये पैरेलल में क्यों लगाते हैं? क्योंकि आपको पता है कि पैरेलल में V सेम होता है। सो इफ V सेम देन P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ये कब होगा? जब V जो है वो कांस्टेंट होगा, राइट। सो फिर यहाँ से फार्मूला आ जाएगा P1 ओवर P2 इज इक्वल टू R2 ओवर R1। लाइक मैं आपसे कहता हूँ कि एक हमारे पास कांस्टेंट वोल्टेज सर्किट है, अगर हमने उसकी रेजिस्टेंस को हाफ कर दिया तो पावर का क्या बनेगा? देखिए, कांस्टेंट वोल्टेज सर्किट है, इसका मतलब है V कांस्टेंट हो गया। लेंथ को अगर आपने फर्ज कीजिए हाफ कर दिया तो आप जानते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो अगर आप लेंथ को हाफ करेंगे तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगी। रेजिस्टेंस को हाफ करने का मतलब है ये 2 ऊपर चला जाएगा तो पावर विल बी डबल, बिकॉज अगर रेजिस्टेंस हाफ हो गई तो पावर विल बी डबल। सो ये फार्मूला, ये फार्मूला, ये फार्मूला, ये फार्मूला, ये 5 फार्मूलाज हैं जो कि आपको पावर से रिलेटेड डिफरेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में मदद देंगे। सो हमने, जब आपको याद है, जब हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा था तो हमने पावर्स को कैसे ऐड करना है और हीट लॉस को कैसे ऐड करना है हमने वो भी सीख लिया था। तो अगर मैं उसके शॉर्टकट फार्मूलाज जो है वो दोबारा से लिखूं तो देखिए, हमने कहा था कि सीरीज में नेट पावर होती है P/N और पैरेलल में नेट पावर होती है NP। यानी कि अगर आप सीरीज में नंबर ऑफ रजिस्टर्स बढ़ाते हैं तो पावर कम हो जाएगी, और अगर पैरेलल में नंबर ऑफ रजिस्टर बढ़ाते हैं तो पावर डिसिपेशन बढ़ जाएगी। और आपको मैंने बताया था कि जैसे ही पावर ऐड होती है वैसे ही हीट भी ऐड होती है। सीरीज में पावर का फार्मूला होता है I स्क्वायर R, और हीट का फार्मूला क्या होता है सीरीज में? I स्क्वायर RT, हीट लॉस का। पैरेलल में पावर का फार्मूला क्या होता है जी? V स्क्वायर ओवर R जो हम यूज़ करते हैं, और पैरेलल में हीट जो है उसका फार्मूला पैरेलल के लिए क्या होता है? V स्क्वायर ओवर R इंटू T। तो ये कुछ फार्मूलाज हैं जो आपको ध्यान रखने। तो अगर आप इनका रेशो लें PP ओवर PS तो वो आ जाएगा NP ओवर P/N। सो इट विल बी N स्क्वायर, यानी कि PP इज N स्क्वायर टाइम्स PS। फॉर एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 2 रजिस्टर्स को अगर आपने सीरीज में लगाया तो पावर डिसिपेशन 30 वाट थी, पैरेलल में कितनी होगी? तो ये 30 वाट होगी, 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 30 वो 120 वाट आ जाएगा। तो इस तरह के शॉर्टकट फार्मूला से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब पावर से रिलेटेड हमारे पास एक बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन आता है, तो मैं चाहता हूं कि मैं उसको आपको डिटेल से समझा दूं, सो कि अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको सही आंसर कर सकें। देखिए, क्वेश्चन होगा 25 वाट, 40 वाट एंड 100 वाट बल्ब्स आर connected in series. Which bulb will glow brightest? कौन सा बल्ब जो है उसकी ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा होगी? अच्छा, एक बात तो याद रखिएगा, ये जो पावर्स होती हैं, ये पावर रेटिंग्स होती हैं, ये चीज़ों को पैरेलल में रख के लगा के दी जाती हैं। उसकी वजह ये घरों में अपने मोस्टली जो अप्लाइंसेस लगी होती हैं वो पैरेलल में लगी होती हैं। देखिए ना, पैरेलल में लगी होती है तो अगर आप एक कमरे में सिर्फ एक टीवी बंद करें तो बल्ब या पंखा बंद नहीं होता। अगर सीरीज में लगी होती तो फिर जैसे ही टीवी बंद करते बल्ब भी बंद होता, पंखा ही बंद हो जाता। तो जो पावर रेटिंग होती है वो पैरेलल में रख के ली जाती है, तो उसका फार्मूला क्या हो गया? V स्क्वायर ओवर R। यानी कि जिसकी पावर सबसे कम होगी उसकी रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगी। यानी कि यहाँ पे मैं क्या करूँगा? रेजिस्टेंस ऑफ 40 वाट बल्ब, रेजिस्टेंस ऑफ 25 वाट बल्ब इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ 40 वाट बल्ब, एंड दैट इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ 100 वाट। सो इसकी रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा, इससे कम इसकी रेजिस्टेंस और इससे कम इसकी रेजिस्टेंस। ये लेंथ ऑफ द पैरोस ये बता रहे हैं, राइट। अब ये है R कनेक्टेड इन सीरीज। अब पावर डिसिपेशन उन्होंने करनी है सीरीज में, तो सीरीज में फार्मूला क्या होता है? P सीरीज होता है I स्क्वायर R। अब देखिए, सीरीज में
सीरीज में करंट जो है वो तो सबके लिए सेम होगा, राइट। तो सीरीज में जो पावर डिसिपेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, यानी कि जिसकी रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगी उसकी सीरीज में पावर डिसिपेशन भी सबसे ज्यादा होगी। और जो ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब है स्टूडेंट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिसिपेटेड पावर के, डिसिपेटेड पावर के, राइट। अब बताएं, करंट सबके लिए सेम है, जिसकी रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगी उसके क्रॉस पावर डिसिपेशन भी सबसे ज्यादा होगी, इसका मतलब उसकी ब्राइटनेस सबसे ज्यादा होगी। तो रेजिस्टेंस तो 25 वाले की ज्यादा है, इसका मतलब है पावर भी 25 वाले की सबसे ज्यादा होगी डिसिपेटेड पावर, और 40 वॉट वाले की उससे कम होगी, और जो 100 वॉट वाला है उसकी कम होगी। इस पावर को ना देखें, पावर डिसिपेटेड को देखें, ये पावर डिलीवर्ड को देखें। तो इसका मतलब है कि जो ब्राइटेस्ट होगा वो क्या होगा, वो 25 वॉट बल्ब होगा। तो इसके ऑप्शन लिखे होंगे ऐसे 25 वॉट, 40 वॉट, 100 वॉट, और ये होगा ऑल हैव सेम ब्राइटनेस, राइट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 25 वॉट। अगर बल्ब सीरीज में लगे हुए हैं तो जो 25 वॉट वाला बल्ब है जो उसकी ब्राइटनेस है वो सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि उसकी पावर डिलीवर्ड सबसे ज्यादा है। ये रेटिंग पावर है, ये पावर डिलीवर्ड है, पावर डिलीवर्ड सबसे ज्यादा है। अच्छा, अगर यही आपके पास ऑप्शंस होते और सिर्फ क्वेश्चन में एक चेंज आता, क्वेश्चन में क्या चेंज आता कि यहां आप सीरीज को हटा के पैरेलल रख लेते, राइट। तो पैरेलल में पावर डिसिपेटेड का फार्मूला भी पावर डिसिपेटेड डी इन पैरेलल डी डॉट लिखा हुआ है, वो वी स्क्वायर ओवर आर ही होती है। इसका मतलब है जिसकी रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगी उसकी पावर डिसिपेशन सबसे कम होगी, जिसकी रेजिस्टेंस सबसे कम होगी उसकी पावर डिसिपेशन सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे कम रेजिस्टेंस किसकी है 100 की, इसका मतलब है पावर डिसिपेशन सबसे ज्यादा होगी। तो इस केस में जो पावर डिसिपेशन है वो 100 वॉट जो है उसकी ग्रेटेस्ट होगी। तो इस केस में विच बल्ब विल ग्लो ब्राइटर, वो 100 होगा। तो वैसे तो ये मैंने फिजिक्स के पीछे बताई है ना, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। ये पावर्स दी हुई है, अगर पैरेलल में पूछा जाए तो सबसे ज्यादा ब्राइटनेस इसकी होगी, अगर सीरीज में पूछा जाए तो उसकी होगी जिसकी पावर रेटिंग सबसे कम है। तो ये चीज़ अगर आप ध्यान में रखेंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन को आप जो है वो टैकल कर सकते हैं, राइट। चैलेंज अब जो है हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जो कि इस कॉन्सेप्ट को आपके क्लियर करेंगे, देखेंगे कि किस तरह कौन कौन से डिफरेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, two 110 volt light bulbs, 125 watt and the other 100 watt are connected in series to a 110 volt source. Then the current in the 100 watt bulb is greater than that in the 25 watt bulb. गलत, करंट तो दोनों में सेम है, ऑप्शन ए और बी तो वैसे खत्म हो गए। बोथ बल्ब विल लाइट विद इक्वल ब्राइटनेस, गलत। क्या होगा बोला, जो 25 वाट वाला बल्ब है उसकी ब्राइटनेस सबसे ज्यादा होगी, वो ऑप्शन नहीं दिया हुआ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, वो नन ऑफ द अबव आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एन एंटीक ऑटोमोबाइल a 6 volt battery supplies a total, ये बैटरी है 6 volt बैटरी supplies a total of 48 watt to two identical headlights in parallel। तो P पैरेलल जो है वो दी हुई है, जो टोटल है वो 48 है, जबकि नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हैं जी, वो 2 हैं, राइट। या कोई भी अप्लायंस है तो उसके नंबर जो है वो ऑटोमोबाइल बैटरी के 2 हैं। अच्छा, द रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब, हमने रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब मालूम करनी है, द रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब इन ओम्स। तो पहले तो बात ये देखिए कि पैरेलल में रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर ओवर आर से निकालेंगे, आर किसके बराबर हो जाएगा, वी स्क्वायर ओवर पी। तो व्हाट इज वी, वी इज 6, तो ये आ जाएगा 36। अब ये पी क्या है, क्योंकि हमें एक बल्ब की रेजिस्टेंस मालूम करनी है, तो फिर ये एक बल्ब की पावर डिसिपेटेड है, कैसे निकालेंगे, हमें पता है पी पी बराबर है एन पी, तो यहाँ से पी किसके बराबर आ जाएगा, पी पी ओवर एन के। तो ये है 48 ओवर ये है 2, तो एक बल्ब के क्रॉस जो पावर डिसिपेटेड है वो कितनी है, वो 24 है। तो अगर आप 12 से डिवाइड करें तो ये 3/2, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 1.5 ओम आ जाएगा। सो चार्ली विल बी द राइट ऑप्शन। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 bulbs of 25 watt, 50 watt and 100 watt are connected in series with the same supply the bulb with maximum brightness। अभी हमने बात की थी, डिटेल से समझा था, it will be 25 watt। एक और क्वेश्चन देखिए, if two resistors are connected in parallel and a third resistor is included in parallel, the power dissipation will be। देखिए पैरेलल में पावर डिसिपेशन क्या होती है, एन की होती है। तो अगर पैरेलल में नंबर ऑफ रेजिस्टर्स बढ़ेंगे तो उसका मतलब है पावर भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, सी ऑप्शन आएगा, दैट इज इंक्रीज। अगला क्वेश्चन देखिए, 100 watt bulb and a 200 volt watt bulb, यानी कि एक बल्ब की पावर है 100 वाट और दूसरे बल्ब की पावर कितनी है, यानी 200 वाट बल्ब आर डिजाइन टू ऑपरेट एट 120 वोल्ट एंड 220 वोल्ट बल्ब, यानी कि इसका है 110 वोल्ट और इसका भी कितना है जी, 220 वोल्ट। द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस, तो आप जानते हैं कि P इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। अब आपको सर यहाँ पे आई स्क्वायर आर की वैल्यू करंट नहीं दिया हुआ, वी और आर दिया हुआ, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ से R किसके बराबर होता है, वी स्क्वायर ओवर P। तो हमने मालूम करना है R1 ओवर R2, वो किसके बराबर होगा, V1 स्क्वायर ओवर V2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय P2 ओवर P1, क्योंकि ये इनवर्स है ना उसके, तो इसका रेशियो इनवर्स आएगा, जबकि V का रेशियो सेम आएगा। तो अगर आप ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट करें तो R1 ओवर R2 का आंसर क्या आता है, द आंसर विल बी 1/2। सिमिलरली अगर आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 3 इक्वल रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज विद द बैटरी डिसिपेट P वॉट ऑफ पावर, इनके सीरीज में जो टोटल वॉट है वो है, फर्स्ट कीजिए P वॉट्स, राइट। व्हाट विल बी द पावर डिसिपेटेड इफ द सेम रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में मालूम करना है, जबकि नंबर ऑफ रेजिस्टर्स जो है वो है 3। तो आपको पता है कि P पैरेलल बराबर है n स्क्वायर इंटू PS, तो n इज 3 का स्क्वायर और P सीरीज कितनी है जी, P, तो P पैरेलल कितनी आ जाएगी जी, 9P आ जाएगी। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इज 2 bulbs when connected in parallel to 230 volt supply take 60 watt each, 60 watt each है, यानी कि हर बल्ब की पावर कितनी है 60 वाट, और कितने बल्ब हैं जी, 2, तो टोटल पावर इनकी कितनी आ गई, NP 2 × 60, ये 120 वाट आ गई टोटल पावर पैरेलल में। आगे चलें, द टोटल पावर कंज्यूम्ड व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो हमें पता है कि P पैरेलल इज n स्क्वायर P सीरीज, सो P सीरीज इज P पैरेलल ओवर n स्क्वायर, तो P पैरेलल टोटल है 120, कितने हैं 2 हैं, तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा
इट विल बी 30 वॉट. ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. एक और क्वेश्चन देखिए. एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड 220 वोल्ट्स एंड 100 वॉट, ये उसकी पावर रेटिंग है. द पावर कंज्यूम्ड बाय इट व्हेन ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट. तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? V स्क्वायर ओवर R लगेगा ना. अब देखिए दोनों केसेस में अगर उसको आप 220 वोल्ट पे चलाएं या 110 वोल्ट पे चलाएं, उसकी रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है. तो अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर. अब देखिए आपने उसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज था वो 220 था, आपने उसको 110 कर दिया, आपने ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या कर दिया? हाफ कर दिया. तो अगर आप वोल्टेज को हाफ करेंगे तो जो नई पावर है वो पहली पावर का क्या हो जाएगी? 1/40 हो जाएगी. तो प्रीवियस पावर वाज 100, तो 100/4 ये कितना आ जाएगा? 25 वॉट. सो अल्फा विल बी द राइट ऑप्शन. सो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि थे अबाउट पावर डिसिपेशन. और अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज किरचॉफ्स रूल्स. राइट. सो अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स, अच्छा ये एक बात याद रखिएगा, जो किरचॉफ रूल्स हैं ये हैं टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स सर्किट. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि सर्किट को सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि उसके किसी कंपोनेंट की रेजिस्टेंस फाइंड करना या किसी कंपोनेंट का करंट फाइंड करना या इवन पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड करना. इसका मतलब होता है सर्किट को सॉल्व करना. सो किरचॉफ रूल्स जो हमारे पास अप्लाई होते हैं ये अप्लाई होते हैं कॉम्प्लेक्स सर्किट के लिए. अगर एक सर्किट कंप्लीटली सीरीज में है तो हमें पता है कि उसमें करंट सेम है, कंप्लीटली पैरेलल में है तो हमें पता है कि उसके लिए जो है वो वोल्टेज सेम है. तो अगर कॉम्प्लेक्स सर्किट हो, यानी कि ऐसा सर्किट हो जो कि नीदर सीरीज नॉट पैरेलल कंप्लीटली ना हो, फॉर एग्जांपल दिस टाइप ऑफ सर्किट, राइट, उसमें मल्टीपल बैटरीज इन्वॉल्व हैं और उसमें ये चीज़ भी इन्वॉल्व है, लूप्स भी इन्वॉल्व हैं, तो फिर इस तरह के सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए हम किरचॉफ रूल्स लगाते हैं. तो किरचॉफ के दो रूल्स हैं. किरचॉफ फर्स्ट रूल को किरचॉफ करंट लॉ भी बोलते हैं. किरचॉफ करंट लॉ क्या है? सपोज हमारे पास ये एक जंक्शन है जिस पर आके बहुत सारे रेजिस्टर्स मिल रहे हैं, राइट. ये बहुत सारे रेजिस्टर्स हमें मिल रहे हैं. दिस इज I1, दिस इज I2, दिस इज I3, दिस इज I4 एंड दिस इज I5, राइट. सो हमने क्या करना है कि जितने करंट इस जंक्शन को अप्रोच कर रहे हैं टुवर्ड्स द नोड एंटर हो रहे हैं तो हम उनको पॉजिटिव लेंगे. कौन कौन से हैं जी? एक तो I1 है और एक I5 है और बस ये दो ही हैं, और ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव लेंगे, और जो लीव कर रहे हैं हम उनको नेगेटिव लेंगे. अब लीव कौन से कर रहे हैं? I2 लीव कर रहा है और इसके अलावा I3 लीव कर रहा है और I4 लीव कर रहा है. तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, सम ऑफ ऑल द करंट्स एंटरिंग अ पॉइंट एंड लीविंग द पॉइंट इज इक्वल टू 0. जो एंटर कर रहे होंगे वो पॉजिटिव में लेंगे, जो लीव कर रहे हैं वो नेगेटिव लेंगे. तो सम ऑफ ऑल द करंट्स एंटरिंग अ पॉइंट एंड लीविंग द पॉइंट आर इक्वल टू 0. अच्छा, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, I1 प्लस I5 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I4. इसको इस तरह भी स्टेट कर सकते हैं, सम ऑफ ऑल द करंट्स एंटरिंग अ पॉइंट आर इक्वल टू सम ऑफ ऑल द करंट्स लीविंग अ पॉइंट. अब देखिए करंट जो है, करंट दैट इज Q/T. तो जब हम कहते हैं कि सम ऑफ ऑल द करंट्स एंटरिंग अप और लीविंग द पॉइंट इक्वल है, तो इसका मतलब है कि चार्ज भी जो एक पॉइंट पे एंटर हो रहा है और जो लीव हो रहा है वो सेम है. सो दैट इज व्हाई किरचॉफ्स फर्स्ट रूल इज कॉल्ड किरचॉफ्स करंट लॉ, राइट. अब ये तो था किरचॉफ्स करंट लॉ. किरचॉफ का जो सेकंड रूल है, अच्छा इससे किस किस्म के क्वेश्चन आएंगे उसकी प्रैक्टिस हम बाद में इकट्ठे करेंगे. जो किरचॉफ सेकंड रूल है उसको हम KVL भी बोलते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. फर्स्ट कीजिए हमारे पास जो है ये एक ऐसा सर्किट है जिसमें बहुत सारी बैटरीज, एक से ज़्यादा बैटरीज भी इन्वॉल्व हैं. सपोज दिस इज E1, दिस इज E2, दिस इज R1, दिस इज R2, राइट. एंड हमारे पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जो पॉइंट A पर इस वक्त लाई करता है. अब देखिए इन बैटरी की पोलैरिटी के हिसाब से इनकी जो करंट है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है. कन्वेंशनल करंट आपको मैंने बताया हुआ है कि बैटरी के अंदर से वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करता है. तो इसका करंट इस डायरेक्शन में है, इसका करंट इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट है. तो लेट अस कंसीडर दैट E1 इज ग्रेटर देन E2. इसका मतलब है करंट जो बहेगा वो इसी वजह से बहेगा. अब यहाँ से करंट को स्टार्ट करें. जब आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ आएगा तो वो एनर्जी गेन करेगा, बैटरी उस पर वर्क करेगी, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वो क्या होगा आपके पास, वो EMF होगी E1. तो यहाँ से वर्क डन जो है वो क्या होगा, E1 डेल्टा Q. रूल ये है कि अगर आप बैटरी के अंदर से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, यानी कि अब हमारे एज्यूम डायरेक्शन ऑफ करंट जो है ना वो ये होगी हमारे पास, ये एंटी क्लॉकवाइज. तो अगर आप बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाएंगे तो चार्ज एनर्जी गेन करेगा. अब क्योंकि वो एनर्जी गेन कर रहे हैं तो हम इसके साथ लिखेंगे प्लस E1 डेल्टा Q, राइट. उसके बाद हमारा चार्ज इधर आ गया और फर्स्ट कीजिए करंट आई फ्लो कर रहा है, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं. तो वर्क डन आ गया V डेल Q के, और ये V किसके बराबर होता है, IR के, राइट. सो जब चार्ज यहाँ से इधर आया, करंट की डायरेक्शन में फ्लो किया, तो उसकी एनर्जी कम होगी. क्यों कम होगी? क्योंकि रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, और उस ऑपोजिशन के बावजूद अगर जो है वो चार्ज फ्लो कर रहा है तो उसकी एनर्जी कम होगी. इसके अलावा ये भी लॉजिक ले सकते हैं कि अगर आप पानी की डायरेक्शन में ही बह चले जा रहे हैं तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, अगर अगेंस्ट आते तो फिर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती, राइट. तो इन शॉर्ट जब चार्ज एक रेजिस्टर से गुजरेगा थ्रू द एज्यूम्ड डायरेक्शन ऑफ करंट तो फिर हम उसके साथ नेगेटिव लगाएंगे, तो ये आएगा माइनस I ये R1 इंटू डेल्टा Q. फिर हमारे पास चार्ज कहाँ आ गया जी, यहाँ. अब देखें हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल आ रहा है तो फिर देयर विल बी डिक्रीज इन द एनर्जी, तो ये क्या लिखेंगे जी, माइनस E2 डेल्टा Q. और फिर हमारे पास चार्ज यहाँ आ गया, वंस अगेन यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो फिर ये लॉस ऑफ एनर्जी होगा, तो माइनस I R2 डेल्टा Q. यहाँ ये एनर्जी आया हुई और दोबारा वहीं पर पहुँचे. अब आप मुझे बात बताएं, फर्स्ट कीजिए कि आपके पास एक ईंट यहाँ पड़ी थी, तो आप यहाँ गए. अगर आप दोबारा वहीं आ गए हैं और मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज द चेंज इन एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, आप क्या कहेंगे, जीरो कहेंगे ना. बिल्कुल ऐसे ही. तो अगर यहाँ से हम डेल्टा Q को ये इसका मतलब ये सारी एनर्जी चेंजेस क्या हैं, जीरो. और अगर हम यहाँ से डेल्टा Q को कॉमन लेके उसको सिर्फ भेज दें तो हमारे पास क्या बचेगा जी, पोटेंशियल्स बचेंगे, राइट. तो ये जो पोटेंशियल बचेंगे वो हमारे पास जीरो के बराबर है. तो सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल चेंजेस अक्रॉस अ क्लोज लूप इज आल्सो इक्वल टू जीरो. और देखिए उसके ऊपर हमने सम ऑफ ऑल द एनर्जी चेंजेस को जीरो के बराबर कंसीडर किया है अक्रॉस अ क्लोज लूप. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो किरचॉफ का जिस तरह से फर्स्ट लॉ था इट वाज मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है वो क्या है, मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है. अच्छा, इसमें से किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, एक तो हम प्रैक्टिस भी करेंगे. मोस्टली इसमें लंबी कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती हैं, वो तो नहीं आ सकती. हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आपको एक इस तरह का सर्किट दिया हुआ हो, राइट.
ऐसा सर्किट आपको दिया हुआ हो और आपसे कहा गया हो कि जी के इसके लिए KVL की क्वेश्चन लिखें, तो वो आपको पता है आपने एग्जाम्पल सॉल्व की हुई है। जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन आएंगे वो हम जरा डिस्कस कर लेते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्वेश्चन देखें, ये देखें हमारे पास एक क्वेश्चन है। इफ़ यू कैन सी डायग्राम क्लियरली, अगर नहीं देख सकते तो मैं डायग्राम को यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, राइट। सो दिस इज C, दिस इज D, दिस इज O, दिस इज A, दिस इज I1, राइट, दिस इज I2 एंड दिस इज I3। तो ये डायग्राम है आपके पास। सो कह रहा है जी करंट इन दी आर्म CD ऑफ द सर्किट विल बी। तो इस आर्म में क्या होगा, देखें I3 इधर से आएगा, I2 इधर से आएगा, वो कितना होगा जी I2 प्लस I3 होगा, और एंटर कितना हो रहा है I1 हो रहा है। इसका मतलब I1 बराबर है I2 प्लस I3। लेकिन उसने सिर्फ ये पूछा है कि CD में कितना करंट लीव कर रहा है। तो अगर I1 लिखा होता तो वो भी जवाब सही होता, बिकॉज I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3, और अगर I2 प्लस I3 लिखा हुआ तो वो भी ठीक है। सो इसका जो आंसर होगा वो करेक्ट क्या होगा जी, इसका आंसर होगा बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द गिवन करंट डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I। तो अगर आप देखिए, सो ये करंट एंटर हो रहा है, ये भी एंटर हो रहा है, ये लीव कर रहा है और ये भी लीव कर रहा है, और ये करंट एंटर हो रहा है, यानी कि ये 4 और 5 एंटर हो रहे हैं और I भी एंटर हो रहा है। तो मैं लिखूंगा I प्लस 4 प्लस 5 इज इक्वल टू, लीव कौन से हो रहे हैं जी, बल्कि I एंटर हो रहा है, 4 एंटर हो रहा है और 2 एंटर हो रहा है, 2 एंटर हो रहा है। लीव कौन से हो रहे हैं, 5 और 3, ये लीव हो रहे हैं, राइट। सो I विल बी इक्वल टू 5 प्लस 3 8, ये 6 होकर -6 हो जाएगा। सो जो I है वो आपके पास क्या आ जाएगा, इट विल बी 2 एम्पेयर। सो चार्ली विल बी द राइट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये किरचॉफ सेकंड रूल से रिलेटेड है, मैं इसको आपको समझाता हूँ डिटेल से। कि फर्स्ट कीजिए, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है 1 ओम की, और ये बैटरी लगी हुई है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, राइट। और ये पॉइंट E है, ये एक और बैटरी लगी हुई है, ये है 4 वोल्ट की बैटरी, यहाँ एक रजिस्टर लगा हुआ है 2 ओम का, और फिर यहाँ एक रजिस्टर लगा हुआ है, और इसकी रेजिस्टेंस कितनी है जी, इसकी 3 ओम है। सो दिस पॉइंट इज A, दिस इज E, दिस इज B, and this is C and this is D. So हमने the magnitude and the direction of the current in the circuit shown will be. डायरेक्शन ऑफ करंट पहले देखनी है, एक बार तो याद रखिएगा, जब डायरेक्शन ऑफ करंट ना बताई गई हो, स्पेसिफाई ना की गई हो कि ये इलेक्ट्रॉनिक करंट है, तो इसका मतलब होता है कि ये कन्वेंशनल करंट है। और कन्वेंशनल करंट बैटरी के अंदर से नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करता है। तो देखिए इसका करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है और इसका करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है तो जो बड़ी बैटरी है उसकी वजह से करंट बहेगा, तो इसका मतलब है कि जो करंट की डायरेक्शन होगी वो ये होगी, बड़ी बैटरी की वजह से ये होगी, राइट। अब करंट है कितना, उसको देख लेते हैं। सो लेट्स अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसमें फर्स्ट कीजिए जो करंट फ्लो कर रहा है वो ऐसे फ्लो कर रहा है, और ये I है, I, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, -IR1, ये 1 है। फिर बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ गया तो प्लस पोटेंशियल आएगा, +10 आ जाएगा। फिर पॉजिटिव से माइनस गया तो क्या आ जाएगा, -4 वोल्ट आ जाएगा, -IR, I कितना है, I है, और ये कितना है, 2 है, तो ये आ जाएगा -2I। फिर इधर आगे -3I, और फिर दोबारा पहुंच गए तो सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल चेंजेस क्या आ गई, 0, राइट। तो ये कितना हो गया, -3I, -2I, -I, तो ये कितना हो गया, -6I, 10 + 4 + 6 इज इक्वल टू 0, -6I इज इक्वल टू -6 एंड I इज इक्वल टू 1 एम्पेयर। तो करंट जो होगा वो 1 एम्पेयर फ्लो करेगा, और कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन A to B थ्रू E। तो ये आ जाएगा 1 एम्पेयर फ्रॉम A to B थ्रू E, इसका आंसर आ जाएगा, राइट। सो दैट वाज दी किरचॉफ रूल्स। और अब हमारे पास जो है वो, सो डियर स्टूडेंट, इससे पहले कि हम व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ें तो मैं एक कॉन्सेप्ट से, एक एग्जांपल से आपको व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। जरा देखिए, गौर कीजिए। ये 10 वोल्ट की हमारे पास बैटरी है, और ये हमारे पास 4 रजिस्टर्स हैं, 4 ओम, 8 ओम, 6 ओम एंड 12 ओम, राइट। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि VC माइनस VD मालूम करें, VC माइनस VD मालूम करें। अब देखिए क्योंकि ये 10 वोल्ट की बैटरी है तो 10 वोल्ट इस ब्रांच को मिल रहा है, 10 वोल्ट इस ब्रांच को मिल रहा है। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल के थ्रू पहले तो आप इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप मालूम करें। तो पोटेंशियल ड्रॉप थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस विल बी, जिस रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप मालूम करना है उसको ऊपर रखें और इन दोनों के सम से डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाई करते हैं सोर्स वोल्टेज से, वो कितना है जी, 10 वोल्ट है। तो ये कितना आ जाएगा जी, ये 4 वोल्ट आ जाएगा, राइट। तो स्टूडेंट ये वाला जो पॉइंट है वो 10 वोल्ट पर है, 4 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो गया, तो ये जो C पॉइंट है ये किस पे आ गया, 10 - 4, VC किस पे आ गया, 6 पे आ गया, राइट। 10 वोल्ट है यहाँ पे, 4 वोल्ट ड्रॉप हो गया, ज़ाया हो गया, तो बाकी कितना बच गया इस पॉइंट पे, 6 वोल्ट। तो इसलिए मैंने कहा था आपको कि पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 10 - 6 4, और पोटेंशियल ड्रॉप भी कितना है, वो 4 है। अच्छा, तो VC तो आ गया 6, VD मालूम करते हैं। ये मैं इसके लिए यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ। पोटेंशियल ड्रॉप थ्रू 8 ओम रेजिस्टेंस विल बी 8/8 + 12 मल्टीप्लाई बाय द सोर्स वोल्टेज। तो ये आएगा 8/20 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये 2 और ये फिर 4 वोल्ट आ गया। लेकिन जो 8 ओम रजिस्टर है ये वाला एंड इसका भी 10 वोल्ट पर था, 4 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हो गए, तो बाकी कितने बचे यहाँ पे, 6 वोल्ट। तो VD भी किसके बराबर आ गया, 6 वोल्ट के बराबर। तो 6 - 6 जवाब क्या आ गया, 0। यानी कि VC और VD के दरमियान कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। तो अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो फिर मैं C और D पॉइंट के दरमियान अगर कोई रेजिस्टेंस लगा भी दूंगा तो उसमें से करंट जो होगा वो 0 फ्लो करेगा। क्यों भाई, क्योंकि इस रेजिस्टर के दोनों एंड्स के क्रॉस पोटेंशियल सेम है, 6 वोल्ट 6 वोल्ट। यही कॉन्सेप्ट है व्हीटस्टोन ब्रिज का। अब ये दरअसल एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, इट्स अ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज।
और बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज में आपको पता है कि जो सी और डी के दरमियान ये वाला जो रजिस्टर है इसको बैलेंसिंग रजिस्टर बोलते हैं। ये काउंट नहीं होता क्योंकि इसमें से करंट, जिस रजिस्टर में से करंट नहीं होता वो काउंट नहीं होता। अगर मैं आपको इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए कहता तो आप क्या करते, इसको इग्नोर करते। ये 4 और 6 सीरीज में लगी हुई है तो ये आएगा 10 वोल्ट, 8 और 12 भी सीरीज में है तो ये आ जाएगा 20 वोल्ट, 20 ओम, और ये 10 ओम। तो अब ये पैरेलल में है, राइट। तो ये आ जाएगा R1 R2 ओवर R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 20, 20 प्लस 10 30। तो ये कितना आ गया जी 200/3, और ये कितना आ गया जी ये 6.67 ओम तकरीबन आपके पास रेजिस्टेंस आ रही, राइट। अच्छा, एक लम्हे के लिए अगर मैं इसको, तो ये तो है ही नहीं, अब इसका मतलब है इसमें से तो करंट नहीं गुजरा तो इसको काउंट नहीं करेंगे। अगर ये भी आ रहा है, 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 यानी कि आपके पास ऐसा व्हीट स्टोन ब्रिज है, आपकी बुक में तो आपने ऐसे पढ़ा हुआ है ना, ये आपकी बुक में आपने इसको ऐसे पढ़ा हुआ है कि जी दिस इज सी, दिस इज डी, राइट, दिस इज ए एंड दिस इज बी। एक रेजिस्टेंस ए और सी के दरमियान है, एक रेजिस्टेंस सी और डी के दरमियान है, सॉरी ए और डी के दरमियान ऐसे, और ये रहा आपका बैलेंसिंग रेजिस्टर जहाँ पे गिलवानोमीटर लगा हुआ है। जहाँ गिलवानोमीटर लगा होता है बैटरी उसके दूसरे एंड पे, यहाँ लगाते हैं आप बैटरी। तो आपकी बुक में ये व्हीट स्टोन ब्रिज है। तो फॉर एग्जांपल फिर ये 4 हो जाती थी, राइट। जो ए और सी के दरमियान लगी हुई है, ए और सी के दरमियान लगी होती है वो 4 हो गई, जो ए और डी के दरमियान लगी है वो 8 हो गई, ये 8 ओम, ये 4 ओम। जो बी और सी के दरमियान लगी हुई है वो 6 ओम हो गई, और जो बी और डी के दरमियान लगी हुई वो 12 ओम होगी। आपकी बुक में आपने व्हीट स्टोन ब्रिज की ये फॉर्म पड़ी हुई है। तो इसलिए कहते हैं कि अंडर दी बैलेंस कंडीशन करंट थ्रू गिलवानोमीटर इज 0। तो यहाँ पर अगर आप रजिस्टर भी लगाते तो वो काउंट नहीं होगी। सो अब हमें कैसे पता लगेगा कि जी बैलेंस रेजिस्टेंस है? तो बैलेंस रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये है कि AC ओवर AD बराबर होगी BC ओवर BD, या AC ओवर BC बराबर होगा AD ओवर BD। इनका रेशियो बराबर होगा, यानी कि दिस ओवर दिस शुड बी इक्वल टू दिस ओवर दिस, यानी कि 4/8 शुड बी इक्वल टू 6/12। और देख लें इक्वल है ये 4/8 1/2 6/12 1/2, मल्टीप्लाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 12 4 48 8 6 48। बात समझ आ गई आपको? सो ये है बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। या इस तरह से कर लें, दिस ओवर दिस शुड बी इक्वल टू दिस ओवर दिस, 4/6 इज इक्वल टू 8/12। ऐसे भी करके देख लें। अब मैंने आपको बता दिया ये 2 व्हीट स्टोन ब्रिज की मैंने आपको शेप बता दी, इसके अलावा भी बताऊंगा। अब जरा देखिए, अगर मेरे पास इसी व्हीट स्टोन ब्रिज में जहां मैंने रेजिस्टर्स लगाए हुए थे, ये तमाम जो रेजिस्टर्स हैं इनकी वैल्यूज बराबर हों, राइट। यानी कि मेरे पास एक व्हीट स्टोन ब्रिज है जिसके जो 5 रेजिस्टर्स हैं उन 5 की वैल्यूज ही R हैं। और ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि व्हीट स्टोन ब्रिज की सारी रेजिस्टर R है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करें बिटवीन A एंड B। तो देखें, इसको तो आप इग्नोर कर दें, इसको क्योंकि इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। इसका मतलब है R R R और R, ये पॉइंट A है, ये भी है, इनके दरमियान मैंने आपसे पूछा था ना। सो इफ दिस इज द केस, R और R कितना हो जाएगा? 2R, R और R कितना हो जाएगा? 2R, 2R और 2R कितना हो जाता है? R हो जाता है। तो इस तरीके से लिख लीजिए लाइन कि इफ ऑल द रेजिस्टर्स इन व्हीट स्टोन ब्रिज आर सेम देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल आल्सो बी इक्वल टू ईच वन ऑफ देम। और जरूरी नहीं कि सारे सेम हो, इसमें जो सी और डी के दरमियान है यहाँ जो मर्जी गाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये 4 सेम होने चाहिए। फर्क ये है कि यहाँ पे R नहीं है, 5R है, क्योंकि ये काउंट नहीं होनी, बैनिश हो जानी है, तो ये मैटर नहीं करती। ये वाली जो सी और डी के दरमियान जो रजिस्टर लगा हुआ है उसके अलावा बाकी सारे अगर बराबर हैं, अगर 10 10 10 10 है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी 10 आ जाएगी, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे जा सकते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज से। तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज की जो है वो 2 फॉर्म्स होगी। एक जो व्हीट स्टोन ब्रिज की फॉर्म में आपको भी करवाने लगा हूँ वो भी जरा देखिए, इसको हम रेज नहीं करेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म है। एक फॉर्म व्हीट स्टोन ब्रिज की जो है वो और भी है, और वो ये है, दिस इज A, दिस इज B। तो एक रजिस्टर यहाँ लगा दें और एक रजिस्टर यहाँ लगा दें। सो जैसे मैं आपको पहले बताया, अगर ये है तो ये भी है, अगर ये भी है तो ये भी है। तो इनको जो है, अगर ये पॉइंट B है और दरमियान में रजिस्टर आ गया तो फिर इसको B नहीं कह सकते, फिर ये C होगा। और अगर ये पॉइंट A है दरमियान में रजिस्टर आ गया तो इसको A नहीं कह सकते, ये D होगा। तो देखें C और D के दरमियान ये जो रजिस्टर लगा हुआ है ये बैलेंसिंग रजिस्टर होगा, राइट। तो इसके ये देखो, एक लगा हुआ है A और C के दरमियान, यानी कि जो ये वाला रजिस्टर है A और C के दरमियान ये आ गया 4 ओम। एक लगा हुआ है A और D के दरमियान, ये D था, A और D के दरमियान ये आ गया 8 ओम। और एक लगा हुआ है B और C के दरमियान 6 ओम, और एक लगा हुआ है B और D के दरमियान 12 ओम, राइट। तो अब कैसे चेक करेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज का बैलेंस होना? 4/8 6/12 था ना, ये परम्यूटेशन याद रखें। 4/8 should be equal to 6/12, यानी कि this over this should be equal to this over this, while this is the balancing resistor, right? So इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन है, देखिए मैं आपको करवाता हूँ। एक ये देखिए, ये क्वेश्चन है, अगर आप देखें तो जो बैलेंसिंग रजिस्टर है वो कितना है कि वो 10 ओम है। ये जो है ना, ये रजिस्टर जो है ये बैलेंसिंग रजिस्टर है। तो द फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपने जो है वो फाइंड करनी है। तो इसमें देखिए कि अगर हमारे पास ये जो है वो रजिस्टर नहीं है तो यहाँ पर हमने कैसे किया था? हमने कहा था कि अगर ये रजिस्टर नहीं है तो इस डायग्राम के मुताबिक हमने क्या कहा था कि A और C के दरमियान 4 लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए, दिस इज A, दिस इज C, दिस इज D। इसको इग्नोर कर देंगे, और जब इसको इग्नोर कर देंगे पहले बात चेक करेंगे बैलेंस है 4/2 इज इक्वल टू 8/4, बैलेंस है। उसके बाद अगर आप इस तरफ कैमरा करें तो किस तरह से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाली थी? हमने कहा था जी, ये देखें, ये A था और ये C था एंड, और ये एंड क्या था जी? B। तो AC और BC वो सीरीज में है। तो देखिए A, C और BC, यानी कि A करंट इस तरफ जा रहा है ये सीरीज में, और A करंट इस तरफ जा रहा है ये सीरीज में। तो ये 4 और 8 कितनी होगी जी? ये जो 4 और 8 है ये 12 हो गई, ये 12 हो गई, और ये
2 और 4 कितनी होगी जी, ये 6 होगी। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे 12 और 6 को पैरेलल में, तो आंसर क्या आएगा, 4 ओम आएगा। इसी तरीके से जो एक और आपके पास व्हीटस्टोन ब्रिज की फॉर्म है वो ये है, इस फॉर्म को भी देख लेते हैं। और ये दिस इज ए, दिस इज बी। अब देखें, इफ दिस इज बी देन दिस इज ऑल्सो बी, और अगर ये ए है तो फिर ये भी ए है, और क्योंकि दरमियान में रजिस्टर आ गया नाम चेंज करना पड़ेगा, इसको फिर हम सी करेंगे, और अगर ये ए है तो दरमियान में रजिस्टर आ गया तो नाम चेंज करना पड़ेगा, ये डी होगा। अब देखें, इस रजिस्टर की एक तरफ BC है, एक BD है, ये AD है और ये AC है। बैलेंसिंग रजिस्टर कौन सा होता है, बैलेंसिंग रजिस्टर होता है जो C और D के दरमियान लगा हुआ। तो इसका मतलब है कि अब ये बैलेंसिंग रजिस्टर है, और अगर ये बैलेंसिंग रजिस्टर है तो आप इसको देखें A और C के दरमियान एक रजिस्टर लगा हुआ है, तो इसको आप 4 ओम कह सकते हैं। इसका मतलब है यहाँ 4 ओम इधर लगा हुआ है, एक A और D के दरमियान लगा हुआ है, A और D के दरमियान ये 8 ओम हो सकता है, B और D के दरमियान क्या लगा हुआ है, 12 ओम हो सकता है, और B और C के दरमियान क्या लगा हुआ है, 6 ओम हो सकता है। तो वंस अगेन इट्स अ फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, और ये जो रजिस्टर है ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो अगर देखें क्वेश्चन ये इन द नेटवर्क शोन इन द फिगर ईच ऑफ द रजिस्टर इज इक्वल टू 2 ओम द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। तो इट्स अ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, अगर हर एक की 2 है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी क्या आएगी, 2 ओम ही आएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, वो 2 ओम ही होगा। अच्छा, एक स्पेशल केस है मैं चाह रहा हूं मैं आपसे डिस्कस करवाऊं, और वो स्पेशल केस है कि सपोज हमारे पास जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो बैलेंस नहीं है बेटा, बैलेंस नहीं है। अगर आप डायग्राम को फोकस करें तो ये देखें ऐसे बैलेंस, ये सूरत हाल है, यानी कि ये वाले रजिस्टर भी बराबर है और ये वाले रजिस्टर भी बराबर है। उस सूरत में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, RAB, यानी कि A और D के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगी, 2PQ + G, यानी कि गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस, इनटू P + Q ओवर 2G + P + Q। तो इसके मुताबिक अगर आप ये देखें क्वेश्चन देखें, अब ये देखें इसमें ये 2 और 2 बराबर हैं, ये 3 और 3 बराबर हैं। तो फिर इसमें अगर आपने मालूम करनी है तो ये फार्मूला है 2PQ + G × P, इसको P कह दें, इसको Q कह दें, प्लस 2G × P + Q ओवर 2G + P + Q। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास बीटा आंसर आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट डेज लेक्चर। तो हमारा यूनिट जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसका सिर्फ एक ही टॉपिक रह गया है, पोटेंशियोमीटर। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पोटेंशियोमीटर को देखेंगे। सो अंटिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।